ओके अच्छा भाई, एक पास पेपर है क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ एक आखिरी सेशन रख लूँ IFRS 9 का, जिसमें हम तकरीबन सारे पास पेपर्स को क्लोज कर लेना जो बचे कुचे हैं। तो एक और वन ऑफ देम आपके सामने आ रहा है 8 मार्क्स का, जिंक लिमिटेड। तो टाइम बाउंड के साथ हम ये सवालात करेंगे, तो इसके लिए आपको दिए जाते हैं 7 मिनट्स। जल्दी से 7 मिनट्स में आपने ये सवाल करना है विद ऑल द अकाउंटिंग दैट यू नीड टू डू। जनरल एंट्री बनानी है बेसिकली। इसका जो मैक्सिमम 7 से ऊपर नहीं जा रहा है। 10 तक जाता है, हाँ। आदिल कह रहे हैं फुल स्क्रीन करें, तो मतलब अभी कितनी हुई हुई है? बात नहीं समझ आई जानी। आदिल फुल तो है, और कितनी बड़ी करें स्क्रीन? मतलब मैं हट हूँ स्क्रीन से सवाल आना चाहिए। यानी फुल ही तो है भाई, सबको नज़र आ रहा है यहाँ पे ऑनलाइन वालों? बॉर्डर आ रहा है। ये कह रहे हो? अब सही है? अब सही आ रहा है? नहीं, बॉर्डर कहाँ आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। वैसे भी ऐसी स्क्रीन होती है। साइड पे सही है। एक मिनट, आप लोगों के लिए वापस कर लेते हैं शेयर। हाँ, बस 1 साल की। डन हो गया भाई? पहले साल की कैरिंग अमाउंट निकालनी है और उसके बाद उसको फेयर वैल्यूएशन करनी है। गेन लॉस कहाँ जाएगा? OCI। क्योंकि दिल हो रहा है इसका, इसने लिखा हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू OCI लिखा हुआ है ना, द इन्वेस्टमेंट वाज क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI।
माइन कह रही है सर 4.5 मिलियन का लॉस आ रहा है इन OCI। लेट्स चेक। वो कह रही है 4.5 मिलियन का लॉस आ रहा है OCI में, 3.3 का आ रहा है। हो सकता है आप सही हो, वो गलत हो सकता है वो सही हो, आप गलत हो। अभी देख लेते हैं। चलें, मुझे बताएं सबसे पहले हमने बात की फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू पर बॉन्ड कितनी है? 100 है। और आपने कितने बाई किए हैं? 1.5 बिलियन। तो ये कितना आ गया? 150 मिलियन की फेस वैल्यू है। अच्छा, और आपने ये परचेज किए एट प्रीमियम। तो अगर मैं इसका प्रीमियम देखूं तो 5 इंटू 1.5 मिलियन, ये आ गया 157.5 मिलियन। चलें, अब हमने कहा कि इसके बाद क्या कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है? तो आपने कहा आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 2 रुपये पर बॉन्ड, तो ये आ गया 3। आप इन्वेस्टर हैं तो आपने पैसे दिए होंगे ज़्यादा, तो ये 160.5 मिलियन आपकी टोटल कैपिटलाइजेशन हो गई होगी। ये कितने लोगों ने सही किया था? कोई बड़ी बात नहीं, आसान था। इधर अब मैंने कहा कि कैश हो गया होगा क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट हो गई होगी इसमें डेबिट, 160.5 मिलियन। आप लोगों को पता है मौत कब आती है? जब करेक्शन ऑफ एरर आता है। वहाँ पे आप लोग बिल्कुल फारिग हो जाते हो कि भाई एंट्री क्या करेंगे। तो ये तो सही है, मुझे पता है तुम लोग यूँ कर लोगे, ऐसे 10 सवाल किए हैं तुमने। मसला कब आएगा? करेक्शन ऑफ एरर में। सही, चलें वो भी अब इंशाल्लाह सही करोगे। इतने तो सवालात कर लिए हैं सारे। अच्छा भाई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये पहले दिन की हो गई। अच्छा, अब मुझे बताओ इसका IRR कम क्यों है? प्रीमियम भी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी। तो आई नीड टू अमोर्टाइज 2 थिंग्स। तो मैं ऑब्वियसली अपनी इनकम को कम रिकॉर्ड करूंगा ताकि एक कॉस्ट एक्सपेंस आउट होते 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 आखिर में ख़त्म हो जाए। यही था। चलें, अब हमने कहा कि हमने यहाँ पे एक मासूम सा शेड्यूल बनाया, ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। अच्छा, हमारा जो ये ईयर है वो 2022 है। तो 2022 में हमारे पास 160.5 मिलियन पे हमने लगा दिया कितना रेट? 11.1%। तो कितना आता है? 17.8155। तो आपने इसकी एक एंट्री बनाई होगी कि सर यहाँ पे आपने कैश डेबिट किया होगा, इंटरेस्ट, इनकम, क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट कुछ अमोटाइज हुई होगी। और आपका कूपन कितना है? 30 का नहीं, 13% ऑन 150 कितना आता है? 19 पॉइंट। अच्छा, तो आपने कैश किया 19.5 से, इंटरेस्ट इनकम आ गई 17.8155 और इन्वेस्टमेंट की अमोटाइजेशन कितनी? 1.45। तो आपका क्लोजिंग कितना आ गया? 158.81। बस इतना सा। पीछे 2 डिजिट चल रहे हैं, यहाँ पे एक ही आ गया। अच्छा, 158.8155, वरना 159 करना पड़ेगा आपको अगर पूरी चौरंगी एक ही करना चाहते हो तो, क्योंकि मिलियंस है तो आप उसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते ना, एक मिलियन का। 8155 कह रही हैं यहाँ पे कि सही है ना। चलें, मेरे ख्याल से कैरिंग अमाउंट भी यही है क्योंकि पहला ही साल है ना। और फेयर वैल्यू बताइए, 103 है ना, तो 103 इंटू 1.5 करें तो 154.5।
यहाँ से यहाँ तक का सफ़र फ़ायदा है नुकसान है? तो ये लॉस है हमारा। तो आपने कहा फेयर वैल्यू लॉस इन OCI डेबिट, और इन्वेस्टमेंट को कर दूंगा मैं क्रेडिट। कितने से? 4.3155। ये थे फ्री के नंबर। सही जी। तो IFRS 9 एग्जाम में आ जाए अच्छी बात है, फ्री के नंबर होंगे, सिर्फ आपको लॉजिक होनी चाहिए कि कौन सी अकाउंटिंग किसकी क्या करनी है। सही है जी। चलें, ये आपने कर लिया, तो अगला सवाल। आज हमें सारे पास पेपर ख़त्म करने हैं। हो गया था वो? मैंने आपको IFRS 9 की समरी भेज दिया ग्रुप पे, तो वो उसने लगाई ड्राइव के ऊपर। चलो ड्राइव पे देख लेते हैं। एक बंदा कोई आप में से क्लास में से ना ड्राइव पे नज़र रख के मुझे बताया कि भाई आज का अपलोड नहीं हुआ, ताकि हम जरा वहाँ पे सेटिंग करें ना डाइट। सही है। ऑडिट का भी नहीं हुआ था, तो अभी दोनों हिसाब एक साथ करते हैं। सेम का हसीब। अच्छा, ये तो अलग ही किसी चर्सी ने अकाउंटिंग की है, बॉन्ड इशू किए हैं, और उसको कहाँ क्लासिफाई किया है? इक्विटी सिक्योरिटी में। तो ये तो अलग ही लेवल है। मतलब कोई बच्चा है, कोई FAR 1 पास हुआ हुआ है ये, जो ये ऐसी हरकतें कर रहा है। हाँ, बुक के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें 40-50 क्वेश्चंस हैं जो मैंने बुक का आपको एक भी नहीं कराया है, मैंने सारे अपने नए करा दिए। तो बुक के 50 क्वेश्चन आप पे ड्यू हो गए। पास पेपर मैंने सारे करा दिए। तो बुक के 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सुकून से बैठ के। वो ख़त्म हो जाए तो और ले लेना। हाँ, ऐसा है ली बुक की। नहीं, बुक की FAR 2 तो मैंने आपको बताया था ना, मेरी जान है, एक ऑडिट और एक FAR 2। FAR 1 तो मैंने बताया ना, ऐसे मैं चिल्लर में पढ़ाता हूँ। असल गेम तो नहीं, ये कसम खाई है। और जो सर अहमद से पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर वो भी बोलेंगे ना कि ये वाला नहीं, तो फिर भी आप करवाएंगे? हाँ, नहीं प्रॉमिस। ये तो FAR 2 तो ऐसा ही होता है, आप पूछ सकते हैं किसी से भी। FAR 2 ऑडिट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। FAR 1 में भी इस बार मैंने ये बोला है, FAR 1 का बेंचमार्क बैच पढ़ाऊँगा और फिर रिकॉर्ड करके बस ख़त्म। FAR 2 और ऑडिट पे बस फोकस करना है मैंने, और ऊपर फाइनल पे। हो गया? अच्छा, तो वो वैसे कल है, वो कल करेंगे इंशाल्लाह लीजेस हम। आज भी आए हुए थे 3-4 बच्चे तो, और भी तो उन्होंने कहा कि सर नया स्टैंडर्ड। मैंने कहा नहीं, एक पास पेपर इन्होंने बोले थे वो करा दें। चलो खैर, आप अज्यूम करो आपको आता है। हाँ होते हैं बिल्कुल। आदिल पूछ रहे हैं सर CFAP का भी। देखो भाई, CFAP 6 जो ऑडिट का है ना, ये आपने सोचे हैं,
डिविडेंड इज़ नॉट मैंडेटरी, आई थिंक डिविडेंड तो डिक्लेयर करेंगे तो होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो जो नहीं इन्फॉर्मेशन को अज्यूम नहीं करना होता। क्या आदिल, मैंने C5-6 पिछली बार लाइव पढ़ाया था, बच्चे लाइव आ रहे थे, मैंने पढ़ाया था। इस बार मैंने बच्चों को कहा कि आप 50 बच्चे आ जाएं तो वो 80 हो गए लाइव वाले। एडमिशन तो 500 हैं बट वो 80 हो गए लाइव वाले, वो भी पढ़ाना पड़ेगा मुझे लाइव। तो मैं हर बार स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता हूँ ना। तो अगर आपके बैच में इंशाल्लाह जब आप पास करेंगे कैफ 100-120 बच्चा लाइव बैठेगा तो मैं पढ़ाऊँगा। भाई मेहनत होती है C5 में यार, से ज़्यादा मेहनत होती है, तो वो मैं कराऊँगा। अदरवाइज़ आपको रिकॉर्डिंग पे जाना पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये कि IFRS 9 अलग से सवाल आता है, एक किसी भी स्टैंडर्ड के साथ चिपक के आ जाता है। IS 1 के साथ आ जाएगा, फॉरेन करेंसी के साथ आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स के साथ आ जाएगा। तो FAR 2 जिस तरीके से मैंने पढ़ाने का डिज़ाइन किया हुआ है ना, वो ऐसा है कि वो हर एक स्टैंडर्ड में आगे टेस्ट हो रहा होगा। तो वो वैसे भी नहीं भूलना आपने, वो हर जगह ही काम आना है। हाँ भाई, कुछ करेक्शन समझ आई कि क्या हुआ है? हाँ एग्जैक्टली आदिल, पहले वो बनाओ जो उसने एंट्री बनाई है, फिर आपको क्लैरिटी आएगी। अच्छा, क्योंकि यू गाइस नो कि उसने इसको इक्विटी सिक्योरिटी बनाया है, तो जब एक बंदे ने ये सोचा कि मेरी इक्विटी सिक्योरिटी, तो उस पर इंटरेस्ट क्यों अक्रू करेगा? अनलेस के वो लिख देता कि जो इंटरेस्ट पे करना था वो अक्रू हो चुका है। याद करो पहले एक सवाल किया ऐसा जिसके अंदर लिखा था उसने कि उसने कूपन के हिसाब से इंटरेस्ट अक्रू कर लिया था, जबकि इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो आपने फिर उस थीम पे जाना है कि क्योंकि एक बंदा क्या ही उसको इक्विटी सिक्योरिटी रहा है, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट बनता ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट कौन से सिक्योरिटीज़ पे आता है? डेट सिक्योरिटीज़ पे। तो इस थीम से सोच के करना है आपने। देखो FAR 1 में तो तुम चिल्लर करेक्शन ऑफ एरर करके आए हो ना, डेप्रिसिएशन नहीं किया, वो सेल्स जेब बुक ओवरकास्ट हो गई, यही था ना। FAR 2 मज़े का है, रियल प्रैक्टिकल लाइफ है, हार्ड नहीं है। अभी आप देखें आगे, नहीं FAR 1 का पेपर हलवा आ गया ना। FAR 1 में है ही क्या, PP, डेप्रिसिएशन, गवर्नमेंट ग्रांट रखनी है जब तक एसेट कंप्लीट नहीं हो जाता, उसको लाइफ पे अमोर्टाइज करना है या नेट करना है। आपको अभी बच्चों वाली बातें इसलिए लगी क्योंकि आप अभी एक लेवल अप हो गए हो ना, तो ये भी जैसे जैसे आगे जाएंगे ना ये भी लेवल अप हो जाएगा। फिर आप बच्चों को बता दोगे यार FAR 2 तेरे से पास नहीं हो रहा, क्या हो गया तेरे को यार? तो ऐसे होता है। तो उसने लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट ने क्या किया है, एक्सपेंस आउट कर दी है, लिखा हुआ है जानी बीच की लाइन में, दूसरी और तीसरी। देखो ये सारे सवालात मैं FAR 2 में क्लास में इसलिए कराता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास होता है कि बच्चा घर पे नहीं करता। तो
हाँ वो नहीं करेगा ही नहीं तो बंदा कैसे होगा। हाँ जो करता है उसकी बात है। पर अच्छा एक और चीज़ सीखो, मतलब लिखते हुए ये सीख है जो आपने FAR 2 में और ऑडिट में पिक करनी है आगे जाके। देखो घर में जो बंदा अपनी ईज पे तैयारी करता है ना उसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि तुम एक कंफर्ट में होते हो। पेपर में या क्लास में तुम्हारे पर टाइम प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, उसमें परफॉर्म करना एक समथिंग एक अलग बात है। तो आप अगर अपने आप को असेस करना चाहते हो ना असल में कि क्या मैं कितने पानी में हूँ, तो आप फिर पीयर प्रेशर के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ टीचर के सामने करो, वही पेपर प्रेशर होता है ना। तो सुकून में तो आप कभी देखना, कभी मतलब मेरे साथ तो होता था ऐसा कि मैंने एक पेपर में ना सवाल मुझसे ना नहीं हुआ, पास हो गया मेरा पेपर वो वाला, पर वो सवाल नहीं हुआ, मैंने घर पे आके किया, मुझसे हो गया। वो मैं थोड़ा कंफर्ट में आ गया ना, सोचने का टाइम मिला। वहाँ पे तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट भी है कि यार सर ने बोला 10 मिनट तो मतलब इसके आगे तो गया। तो मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि आप यहाँ पे बैठ के करें। अब जब ऑडिट और उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो सब लाइव है। ये प्रेशर डिटरमाइन करेगा आपका कि कितनी जल्दी आपसे होता है। सही है। तो वो कंफर्ट तो आ जाता है बट सवाल भी हो जाता है, पर वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। आप लोगों ने वो एंट्री बना ली जो इसने बनाई है? यही चलवा दूं? अभी बोलता हूँ 1 मिनट। हाँ यहाँ से ऑन हो जाएगा, कर लेंगे आप? हाँ चलिए। देखो गलत सलत ही बनाओ, पर बनाओ एंट्री। हाँ बिल्कुल अली, ऐसा ही किया है इसने। नहीं खुला, मैं उसको बोल देता हूँ 1 मिनट। हेलो। हाँ यार ये शायद को बोल भाई AC तो चला दिया करे ना तीनों। हाँ उसको भेज यार जल्दी, मतलब कितना बिल बचा लेगा एक AC चला, एक AC का बचा के। चलो ओके, अभी भेज देना किसी को। ओके। हाँ जी आई थिंक अभी समय समाप्त होता है। सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी आपने फेस वैल्यू इसकी रखी हुई है 1000, तो वो 1000 इंटू 40,000 बॉन्ड्स, तो मेरे ख्याल से हम इसको रुपीज़ इन 1000 में रखें तो ये फिगर औकात में रहेगी, वरना वो आगे निकल जाएगी। तो हमने कहा कि भाई
1000 इंटू 40 कर लो, कितना आता है? 40,000। ओके, इसमें प्रीमियम भी है, कितना आ गया? 12,000। और ये आपने ऐसे निकाला कि 300 इंटू 40, ये आ गया। इसकी आ गई है फेयर वैल्यू, $52,000। अच्छा, फिर आप आ जाएं किस पे भाई, और वो आपको दी हुई है 20 पर बॉन्ड। ये नेट कितना आ गया? ये अमाउंट आ गई। यहाँ तक तो तुम लोग पहुँच गए होगे, मसला इसके आगे है, सही है ना? अच्छा भाई, आपने कैश लेके आ गए 51,200 का, शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम, ये किया होगा? क्योंकि देखो उसने इक्विटी में, देखो ना, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई किया है। अच्छा, उसने इस सवाल के अंदर, अगर मैं आपको बखूबी देख के बताऊं, क्या उसने शेयर की फेस वैल्यू बताई है? शेयर्स की नहीं बताई ना, शेयर्स की फेस वैल्यू। देखो वापस से, बॉन्ड की फेस वैल्यू होना एक अलग बात है, शेयर की फेस वैल्यू होना एक अलग बात है। पर आप अगर उसको और भी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप एक एंट्री बनाने के बजाय आप ये करें, उसने कैपिटल में 1000 के हिसाब से डाला होगा, प्रीमियम में 300 के हिसाब से डाला होगा, वो एक ज़्यादा सेफ अजम्पशन है। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे आ गया शेयर प्रीमियम, तो उसने ये डाला होगा 40 और 12,000, और उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस को 800 से डेबिट किया होगा। क्या ये एंट्री बनी होगी? मेरे ख्याल से उसने इसके बाद कुछ भी नहीं किया, जबकि वो कह रहा है कि अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल लायबिलिटी की होनी चाहिए। अच्छा, ये इशूअर है ना, कोई ऐसा पीस तो नहीं है क्लास में कि वो इन्वेस्टर की अकाउंटिंग करके बैठा हो? कोई इतना तो फारिग नहीं है ना? हम मतलब इशूअर वाली साइड पे हैं, तो वो है, मतलब पहले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट डाल के बैठ गया हो। पिछली क्लास में थे, पिछली बार में एक दो ऐसे, तो वो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करके बैठे थे, करेक्शन भी कर ली थी, जो कि ऑल टुगेदर गलत थी। हाँ नहीं ना, उसने बोला कि इन्वेस्टर ने डेट सिक्योरिटी की जगह इक्विटी सिक्योरिटी की अकाउंटिंग कर ली, तो उसने उस एंगल से सोचा, तो उसने वही सही कर दी। मैं सोच तो कुछ भी जा सकता है ना बंदा कहीं भी, तो वो ये हिसाब किताब यही हो गया। अच्छा, अब एनीवेज मुझे बताएं कि कैश डेबिट होना चाहिए था और आपका बॉन्ड पेबल क्रेडिट होना चाहिए था, सब कुछ नेट होके। यहां तक सही किया था? अच्छा, फिर आपने एक मासूम सा शेड्यूल बनाना था, ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश, और जिसके अंदर आप अमोर्टाइजेशन बुक करते ऑल टुगेदर। तो आप कहते कि भाई 51,200 पे मैं इंटरेस्ट लगाता 16% का। अच्छा, तो वो तो 20% दे रहा है। अच्छा, आप ये देखें, कूपन इंटरेस्ट रेट है 20%, जबकि इफेक्टिव कितना है? अच्छा, इसकी कॉस्ट कम हो गई है ड्यू टू प्रीमियम। आप देखो वो प्रीमियम ले कितना रहा है, 12,000 का प्रीमियम, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? तो टेक्निकली 11,200 तो उसकी बचत है, तो उसको जो कॉस्ट पड़नी थी वो उससे कम हो चुकी है, तो इसलिए इसका IRR क्या है? कम है, क्योंकि इशूअर के कॉस्ट में IRR जो है वो कॉस्ट कहलाता है। ऐसा ही है। चलें जी, तो हमने ये कहा कि इसके ऊपर हम लगा देते हैं 16%, तो कितना आता है? 192। ओके, और आप यहाँ पे 20% ऑफ फेस वैल्यू, कितना आता है? 10,240। ओके, तो ये माइनस करने के बाद आपके पास क्लोजिंग कितना आता है? अच्छा, एक चीज ये सही बताया, 9 मंथ्स हैं ये। ऑन April 1
तो ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल सही है, कैश तो होगा ही नहीं, कैश तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि देखो वो क्या रहा है, वो क्या रहा है, पेबल एनुअली ऑन 31 मार्च। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने चुपका दिया कैश के साथ? हाँ, तो अब बस डेट का ख्याल रखना है। सही है जी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही। इधर तो मुझे बताएं 16% 9 महीने का 6144। तो आप सिर्फ एक काम ये करें सर कि इन दोनों को ऐड करें और क्लोजिंग पे पहुंचा दें। 57,344। यही है, तो ये हिसाब किताब था इसका। चलें जी, अब आपने कहा कि इसकी एंट्री सिर्फ ये बननी थी, यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होता और बॉन्ड पेबल क्रेडिट होता 6144 से। यही है। अब आप देखें हुआ हुआ क्या है, होना क्या चाहिए। अच्छा, पहली बात, अगर मैं यहां पे करेक्टिंग एंट्री बनाऊं एक सिंगल, करेक्टिंग एंट्री बनाऊं सिर्फ एक सिंगल एंट्री करेक्टिंग, तो मेरे ख्याल से लायबिलिटी तो रिकॉर्ड हुई भी नहीं है, तो बॉन्ड पेबल तो 100% उठ के आ जाएगा 57344 से, क्योंकि ये तो आज तक रिकॉर्ड नहीं हुई। मुझे लगता है कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को आपने रिवर्स करना होगा, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकते जो कि हुए हुए हैं। तो हमने कहा 40 और 12,000 से हमने ये रिवर्स कर दिया। अच्छा, क्या किसी रंगो नस्ल का इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है अभी? नहीं सर, हमें करना है 6144 से। ये पूरी एंट्री आखिर में बन रही है क्यूमुलेटिव। क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस बुक हुआ हुआ था? ये रहा सर, तो आपने रिवर्स कर देना है कितने से? और कैश का तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सही था आपके सामने ना नेटिंग पे। तो पहले ये देखो, एंट्री बैलेंस है, दोनों साइड्स बैलेंस है, ये और ये करके देख लीजिएगा, ये बैलेंस होनी चाहिए। तो दिस इज द करेक्टिंग एंट्री। हाँ जी, माहीन, अली, आदिल, क्लियर है? ये बैलेंस है ना। तो इसमें सिंपल इसका क्रक्स क्या है इस एंट्री का, जो लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई उसको रिकॉर्ड कर लो, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट गलत बुक हुई हुई है उसको रिवर्स कर लो, जो इक्विटी गलत बुक हुई हुई है उसको भी रिवर्स करो, और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक नहीं हुआ हुआ उसको बुक कर लो। तो हमने ये देख लिया कि हुआ हुआ क्या है, होना क्या चाहिए, दोनों चीजें देख ली हमने। हाँ जानी, क्लियर है ये? आगे चलें, जल्दी बता दो ऑनलाइन वालों, आगे चलें भाई, क्लैरिटी है। कैश वाला पॉइंट मिस हो गया, चलें ओके, कोई मसला नहीं। प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट दिस कि भाई आप जो है अकॉर्डिंगली देखें। चलें, बेहतरीन जी जानी। ये रहा ना, हुई ना एक्सपेंस की 6144, वो अक्रूवल ही बुक किया है ना मैंने, पर अक्रूवल कुपोन से नहीं बुक किया, IRR से बुक किया है, क्योंकि पे करूंगा तो बाकी फिर अमोर्टाइज हो जाएगा ना, सही है ना, तो वो तो अपनी जगह है। चलें जी, लिखना था ये होमवर्क डिस्कस करते हैं बस, ये इसके बाद वो वाला करके फिर होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। टाइम तो है ना क्लास में हमारे पास, तो बहुत टाइम है, तो फिर होमवर्क पे भी आ जाएंगे इसके बाद। बॉन्ड पेबल, हाँ इसलिए रिकॉर्ड करेंगे ना, क्योंकि देखो अगर आप दो एंट्रियां बनाते हैं तो पहले इससे रिकॉर्ड करते फिर इससे इंक्रीज करते हैं, ये दो एंट्रियां मिसिंग है ना, तो इन दोनों एंट्री का सम कर दूं अगर, तब भी कहाँ जाऊंगा 57344 पे। डन। चलें जी, एक और पास पेपर। नहीं, एज इट इज पास पेपर है।
मैंने बस वो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स वाले जो थे ना, उसमें अगर 3 पार्ट हैं जिसमें से एक आगे के टॉपिक का है तो वो मैंने हटा दिया, सिर्फ IFRS 9 वाला उठा लिया। यानी वो सिचुएशन देता है, बोलता है 3 चीज़ें हैं, तीनों में से बताओ अकाउंटिंग कैसे होगी। तो एक IFRS 15 भी है, तो मैंने उसको हटा दिया। वो तब करेंगे जब वो सॉल्व करेंगे। IFRS 15 के हमारी बुक में पता है कितने सवाल हैं? गैस इट 110 वो क्लास में करेंगे, बाकी बता दूँ 110 क्लास में होंगे। यहाँ बाखुदा मतलब ये है बुक में, ऐसा है 110, क्योंकि वो जो ना वास्ट स्टैंडर्ड है कि उसकी ग्रिप करने के लिए आपको इतने सवाल करने पड़ेंगे। फिर 110 क्विज़ हैं, मतलब वो सवालात की बात बता रहा हूँ, वो भी आप करेंगे। तो IFRS 15 इस तरीके से जाएगा। तो तुम प्रैक्टिस कर लेना, जिसने वहाँ पे कर लिया है तो वो जो क्विज़ वाले सवाल हैं वो प्रैक्टिस कर लेना। बात तो एक ही है ना, कॉन्सेप्ट तो नहीं चेंज हो सकता ना। प्रैक्टिस कर लेना उसको एज ए एडवांटेज ले लेना, क्या मसला है। हाँ जी जल्दी। अभी जिसने IFRS 9 यहाँ से कर लिया तो उनके अगर कोई सवाल आपको मिले तो वो सॉल्व कर लें, वो तो आपके लिए प्लस है कि आपकी डबल प्रैक्टिस हो रही है। सवालात सॉल्व करना तो बुरी बात नहीं है ना, वो तो करते रहो। FAR 2 में इजी कौन सा है? जो आपको आता है वो इजी है। जी कौन से वाले? इररिडीमेबल तो इक्विटी नहीं, ये रिडीमेबल है ना, तो ये क्या हो गया? डेट। हाँ वो थोड़ा सा कह सकते हो सीप। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करेंगे, वो तो सीखा है ना हमने। अली इशूअर के केस से कह रहे हो? अली इशूअर के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं आप? इशूअर के पर्सपेक्टिव से कह रहे हो, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से? अली नहीं, इशूअर में तो होगी ना, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से तो इक्विटी सिक्योरिटी कर चुके हैं। अली पूछ रहे हैं सर इक्विटी सिक्योरिटीज की अकाउंटिंग हमारे कोर्स में है, तो मतलब शुरू में क्या किया था? सबसे पहले कौन सी सिक्योरिटी की है? फिर इन्वेस्टर की डेट सिखाई, फिर इशूअर की डेट सिखाई। अब ये पूछें इशूअर की इक्विटी क्या है? वो तो बचपन से सीखते आ रहे हो, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, उसका बस अभी एक हल्का सा तस्करा दूंगा। ओके, यानी यहाँ पे माहिर ने एंट्री बना ली है OCI में, और PNL में क्या क्या जाएगा आप लोग बताएं भाई। अच्छा माहिर OCI में क्यों जा रहे हैं यहाँ पे? एनी रीजंस? क्योंकि है तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। रेटिंग उसकी क्रेडिट की वजह से उसने गलत रेटिंग हाँ तो अपनी हरकतों की वजह से जो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू में डिप आया है तो वो गेन तो नहीं कहोगे ना, वो तो OCI में जाएगा। यस बिल्कुल।
डन। नहीं करो करो, डिस्कस करो। हो गई अकाउंटिंग जानी? देखो है ये इसमें लिखा हुआ तो प्रेफरेंस शेयर्स है, बट रिडीमेबल भी लिखा हुआ है ना, तो ये कौन सी सिक्योरिटी है भाई? डेट सिक्योरिटी। दैट मीन्स कि यू नीड टू रीपे, उसका नाम कोई भी देते हैं आप। अच्छा भाई, ये भी बात समझ आती है कि डेट सिक्योरिटी है। फेस वैल्यू इसकी 100 की है, आपको कितने डिस्काउंट पे मिला है? 10 के। तो आई बिलीव कि अगर ये आपकी ऑब्वियसली डेट सिक्योरिटी है तो फेस वैल्यू आपने इसकी रखी होगी 100 के हिसाब से, और इनटू कितने आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, तो ये हो गया 200 मिलियन। इसके बाद आपने ये इशू किए किस पे? तो यानी इसका मतलब ये है कि अपनी कंपनी के मतलब लगे हुए हैं, आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं चीज़ें। तो आपने कहा कि भाई क्योंकि ये 10 का डिस्काउंट है और 2 मिलियन पे, तो ये आ गया कुल मिला के हो गया 180। अच्छा, फिर आपने कहा क्या कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इसकी? अच्छा, वो आपकी आ रही है ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे 3 मिलियन, तो ये कुल मिला के 6 हो गया। तो ये टोटल अमाउंट कितनी? 174। आपने ये सिक्योरिटीज जो हैं, जुलाई 1 का हिसाब किताब है आपका, अच्छा टोटल 3 है, पर नहीं लिखा हुआ उस पर ये 177। ये देख लो, पक्की बात है? ओके सही है। अच्छा भाई, जुलाई 1 2000 कौन सा है भाई? 22। अच्छा, इसमें तो डेट की तमीज़ की है ना तुम लोगों ने कि वो 6 महीने वाली? पक्का? इसमें तो भंड नहीं मारा ना? चलें ओके। अब हमने कहा कि इसमें कैश आपके पास आ गया 177, और यहाँ पे हमने कहा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डेट आ गया आपके पास 3। यही है। अच्छा जी, चलें, ये हिसाब किताब तो हो गया पहले दिन की एंट्री का। अब आपने कहा ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। ओपनिंग आप कह रहे हैं कि सर ये आ गया आपके पास 180, और इंटरेस्ट हम मेरे ख्याल से कूपन पे बुक करेंगे। अच्छा, और वो इंटरेस्ट का कूपन कितना आता है भाई? 10%। 10% ऑफ 200 इज 20, सही है। अच्छा, पर 20 भी कितने महीने? 6 महीने, तो ये आ गया 10, ऐसा ही है। अच्छा, ये हो गया ख़त्म। अच्छा, अब मुझे क्लोजिंग पे जाना है, क्लोजिंग पे जाना है। तो मैंने सिंपल क्या किया, क्योंकि कैश तो है ही नहीं, मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट किया और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को खाली इसको ग्रो करा दिया ना। नहीं भी करो तो फिर अलग रखना पड़ेगा, बात एक ही है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस बुक करके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कितने से बढ़ा दिया? 10 से, क्योंकि मेरा बॉन्ड की जो फेस वैल्यू या फेयर वैल्यू थी, व्हाटसोएवर ये फेयर वैल्यू थी, 10 प्लस करके क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई इसकी? 190। पर अगर आप लोगों ने 180 ही उठा के लिख दिया है यहाँ पे, तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। यही किया ना, 180 ही लिखा है या ऐड करके लिखा है?
नहीं एक साथ हो जाओ ना, तो उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। जल्दी बताओ, ऐड करके लिखा है या 180? ऐड करके लिखा है, पक्की बात है, ऐसे ही करते हैं फिर। अब आ जाओ फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू पे, अच्छा फेयर वैल्यू आपकी कितनी बताई हुई है उसने? कोटेड 80, और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ गया। क्लियर है? अच्छा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसकी कैरिंग अमाउंट में इजाफा हो गया, क्योंकि ये भी मुझे पे करना है अब। सही, क्योंकि अमोटाइज तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा ना, आपके सामने की बात है। मैंने इनकम जो बुक की है वो तो फेस वैल्यू पे की है, मैं कुछ भी अमोटाइज नहीं कर रहा। वैसे यूजुअली क्या होता था, यूजुअली ये हुआ करता था कि जो भी आपका इंटरेस्ट होता था रिकवर होकर सेम अमाउंट आती थी। हमने यहाँ पे रिकवर कुछ भी नहीं किया, इसलिए क्या किया, ऐड कर दिया। यानी इंटरेस्ट पेएबल अलग से रिकॉर्ड करने के बजाय हमने लायबिलिटी का पार्ट बना दिया। पहले बताओ बात समझ आती है? जिस बच्चे ने इंटरेस्ट पेएबल का सर कैश क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे बताओ ये पेमेंट कैसे होती है, सालाना होती है ना, हाँ या नहीं? तो सालाना तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि कितने महीने हुए हैं इसको? 6 महीने। तो दो चीजें अगेन सबके लिए रिपीट कर रहा हूं टू मेक इट वेरी क्लियर। आप दो एंट्रियां बना सकते हैं, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। हमने क्या बनाई है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं क्रेडिट, हमने लायबिलिटी का पार्ट बना दिया। अब लायबिलिटी दो तरीके से रख सकते हो, या तो अलग या तो उसके साथ, बात एक ही है। क्लियर है? चलें अब आगे मुझे बताएं कि सर फेयर वैल्यू 160 आ गई, यहां से यहां तक के सफर में आपको गेन हुआ या लॉस हुआ? गेन हुआ है, आई थिंक 30 मिलियन का। अच्छा, गेन इसलिए क्योंकि लायबिलिटी में डिक्लाइन आया है। अब वो कह रहा है कि देखो, एक तो लायबिलिटी में डिक्लाइन दो वजह से आया। एक, मार्केट रेट्स जो हैं वो ऊपर गए, तो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू, तो आप किसी को भी अपनी सिक्योरिटी दिखाने जाएंगे, आप बोलेंगे भाई कम पैसे दूंगा तो ये सूद भी कम देना है। ये उससे भी नीचे आ गई है आपके अपने मसले की वजह से, तो वो जेन्युइन गेन है या एबनॉर्मल गेन है? तो वो एबनॉर्मल गेन हैज टू बी प्रेजेंटेड इन ओसीआई। वेरी गुड। तो हमने सिंपल क्या किया, इसका वो कितना कह रहा है, तो यानी वो कह रहा है कि इसका भाई 70% जो है वो ऑल टुगेदर ओसीआई में जाएगा। तो कितना आता है ये? 21। तो आपने एक एंट्री बनानी है सर, फेयर वैल्यू लॉस इन या गेन, सॉरी, फेयर वैल्यू गेन इन ओसीआई और फेयर वैल्यू गेन इन पीएनएल, 21 और 9। और आपका जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कितने से ख़त्म हो गए? 30 से। और आपने अपनी सिक्योरिटी को ऑल टुगेदर पे किस पे ले आए? फेयर वैल्यू पे। बात समझ आती है? तो यहाँ पे समाप्ति होती है आपके पास पेपर्स की। नहीं, ये एक साथ है। ZL issued 2 million 10% redeemable preference shares। उसने ये नहीं लिखा ZL issued 2 million out of which 10% are redeemable, out of which क्यों लिखा हुआ है? ये 10% इसका रिटर्न है, सही है? 10% इसका क्या है? यानी 2 मिलियन जिसपे रिटर्न कितने का है वो है, सही है? ऐसे तो मैंने बहुत सारे सवालों में लिखा हुआ है पीछे। चले पहले बताओ, यानी यहाँ तक बात क्लियर है? पक्की बात है? सिर्फ अपने पास आप जल्दी से हेडिंग डालें, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज विद रिस्पेक्ट टू इशूअर। ये भी एक हल्का सा मामला है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज विथ रिस्पेक्ट टू इशूअर। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज विद रिस्पेक्ट टू इशूअर, ये मेन चीज जो भी हमें करनी है। अच्छा भाई, अभी हमने जितनी भी अकाउंटिंग सीखी थी वो इशूअर की डेट की सीखी थी, इशूअर की इक्विटी में अभी हम एंटर नहीं हुए थे। अच्छा, वैसे
हमने कहा कि ये भाई इशूअर हैं और इशूअर को फाइनेंस चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो पैसा दो तरीके से रेज कर सकता है, या तो अपनी कंपनी के शेयर्स दे दे क्योंकि उसका ऑथराइज कैपिटल ज़्यादा होगा और पेड अप कैपिटल कम होगा, तो वो उसके पास एक क्वेश्चन है कि वो मज़ीद पैसे रेज, पर उसकी शर्त ये होती है कि वो इक्विटी में हिस्सा देता है, वो इक्विटी में, अब डिविडेंड भी बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, तो फिर ये रिस्क लेता है, तो जाहिर सी बात है अलाउड है इसको। अच्छा, हुआ क्या कि इस कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए। अच्छा, एक शेयर की जो फेयर वैल्यू है वो चल रही है 25 रुपीस पर शेयर, एक शेयर की। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस कंपनी का नाम होगा तभी प्रीमियम है। पार वैल्यू कितनी है? 10, यहां पे लिख भी देते हैं। पार वैल्यू जो इसकी आ रही है 10 रुपीस पर शेयर। चलें, ये भी बात हो गई। फिर वो कहता है कि इशुएंस के ऊपर जब मैंने बैंक को इन्वॉल्व किया तो बैंक ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट ली मुझसे 2%। अच्छा, अभी भी सारी कहानी वही है, पर सिक्योरिटी कौन सी है? इक्विटी सिक्योरिटी इशूअर की। ये बेसिक अकाउंटिंग मुझे आनी चाहिए, हमने बचपन में सीखी हुई है, उसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ऐड होगा। अच्छा भाई, इस तरफ हमने कहा कि फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम कितना होगा जल्दी बताओ? 15 का, फेयर वैल्यू आ गई 25। अच्छा, उसने फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ली है 25 का, क्योंकि एक शेयर के हिसाब से ही लेगा ना, हर एक शेयर पे चार्ज करेगा। कितना आता है? अच्छा, अली कह रहे हैं इक्विटी में बैंक के बजाय ब्रोकर नहीं होगा। देखो, इशुएंस जब आप करते हैं ना अपनी सिक्योरिटी की, तो बैंक ही इन्वॉल्व होता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कहाँ आके गिरती है? कलेक्शन कौन करके देता है? बैंक। तो यही तो वो ब्रोकर है जो आपको अरेंज करके देगा फाइनेंसिंग। सेम इज द केस इन डेट सिक्योरिटीज। सही है। आप सिक्योरिटी बाय नहीं कर रहे हो जो मार्केट में फ्लोटेड है, ये पहली बार फ्लोट होने जा रही है। बात समझ रहे हैं? ये वो नहीं है कि मार्केट में कोई खरीद रहा बेच रहा है, वो तो ब्रोकर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे मैं पहली बार इशू करने जा रहा हूँ, ये वो कॉस्ट आ रही है। क्लियर है? तो अलग अलग बातें। ये फर्दर इशू है। फर्दर इशू का मतलब ये है कि इशूअर की बुक्स में शेयर कैपिटल, और अगर कोई मार्केट में शेयर्स घूम रहे होते हैं उससे इशूअर का कोई ताल्लुक नहीं होता, वो अपनी जगह रहते हैं, क्योंकि मार्केट में शेयर्स वही हैं, खाली मालिक चेंज हो रहे होते हैं। दोनों में फर्क समझ आता है? चलें जी, हमने कहा ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अमाउंट कितनी आ रही है? 0.5। तो ये हो गया हमारे पास 24.5। अच्छा, अब पहले इसकी एक ग्रॉस एंट्री बनाएंगे। ग्रॉस एंट्री ये कि कैश हो जाएगा डेबिट 25 इंटू कितने शेयर्स हैं? 10,000। कितना आता है? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए का फाइनेंस रेज हुआ, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, यह आ जाएगा 1 लाख, यह आएगा 10 इंटू 10,000 और 15 इंटू कितना आ गया ये? अच्छा, अब बैंक बोलेगा भाईजान मेरी फीस, हमने कहा ले लें भाई, 0.5 इंटू 5,000। अच्छा, अभी 5,000 हमारी जेब से चले गए। अब स्टैंडर्ड ये कहता है इशूअर को इक्विटी सिक्योरिटी में, बात पे फोकस करना, स्टैंडर्ड ये कहता है इशूअर को कौन सी सिक्योरिटी में? इक्विटी सिक्योरिटी में, कि आपने जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का खर्चा किया ये आप अमोटाइज कर नहीं सकते, क्योंकि ये इक्विटी सिक्योरिटीज कयामत तक हैं, जब तक कंपनी डिसॉल्व। तो डेट सिक्योरिटी में अमोटाइज क्यों करते हो? टाइम पीरियड होता है। फिर एक और चीज़,
डेट सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तुम वन टाइम एक्सपेंस आउट भी कर देते हो, क्योंकि वो कभी ना कभी खत्म होनी है। ये इक्विटी तो कंपनी डिसॉल्व होने पे ही खत्म होगी, क्योंकि कभी वापस, तो इसीलिए आपको कहा गया, इशूअर को कहा गया इक्विटी सिक्योरिटीज में अगर तुम इक्विटी सिक्योरिटी इशू करोगे तो उसके रिलेटेड इक्विटी इशुएंस की इंक्रीमेंटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इक्विटी में नेट होगी। हमने कहा कौन सी इक्विटी में? उसने बोला सरप्लस इक्विटी में। कौन सी इक्विटी में? अच्छा, मैंने कहा कि सरप्लस इक्विटी तो मतलब वो तो शेयर प्रीमियम है। तो मैंने कहा इसको मैं रीड कैसे करूं, समझूं कैसे? उसने बोला समझो ऐसे कि तुम्हारे प्रीमियम में कमी हो गई, क्योंकि तुमने जब शेयर इशू किए तो लोगों से पैसे लिए ज्यादा, तुम्हें पैसे मिले कट के, तो तुम इसको एडजस्ट कहां पे करोगे? प्रीमियम में। सर व्हाट इफ मैं फेस वैल्यू पे इशू करता तो रिटेन अर्निंग में। व्हाट इफ अगर मैं किस पे इशू करता? फेस वैल्यू पे, तब भी तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ सकती है ना, तो तब भी तो पीएनएल नहीं आना चाहिए। वो बोल रहा भाई कुछ पीएनएल में, भाई इसका इसके इस इक्विटी के रिलेटेड आप सब मुझे बताएं, कभी भी कुछ पीएनएल में जाएगा या इक्विटी में ही रहेगा? तो इसके रिलेटेड एसोसिएटेड कॉस्ट भी पीएनएल में कभी नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? इक्विटी में। पहले बताओ बात समझ आती है? देखो इन्वेस्टर अलग है, इशूअर अलग है। ये किसकी बात हो रही है? इशूअर की। इशूअर को कहा गया आपको फाइनेंस रेज करना है, आप कैपिटल रेज कर रहे हैं, तो कैपिटल पे इक्विटी पे आने वाली इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहाँ चार्ज होगी? इक्विटी में। अब दो बातें निकलती हैं वहां से, सरप्लस इक्विटी है तो सरप्लस में एडजस्ट कर देना, सरप्लस नहीं है तो रिटेन अर्निंग में एडजस्ट कर देना, पर एनी हाउ ये पीएनएल में नहीं जाएगी। क्यों? कभी इसने जिंदगी में पीएनएल की शक्ल देखनी नहीं है। अच्छा डिविडेंड दोगे तो कहां से दोगे? रिटेन अर्निंग से। कभी पीएनएल का हिट आएगा? नहीं। तो उसने बोला दो चीजों को अलग रखो। अगर आप डेट सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, हमें पता है आपने सूद देना है, हमें पता है आपने उसके ऊपर कॉस्ट पे की है इंक्रीमेंटल उस डेट को हासिल करने के लिए, पर वो टाइम पीरियड के लिए। उसका फायदा कितने सालों का था? 3 सालों का, 2 सालों का, 5 सालों का, तो आप उस पर अमोर्टाइज करें, पीएनएल में ले जाए। अच्छा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, उस केस में भी आपको कहा गया उसको वन टाइम क्या कर दें? एक्सपेंस आउट, क्योंकि उसका टाइम फ्रेम पता है कि कभी भी सेटल होगी। इक्विटी कभी सेटल होती है या लिक्विडेट होती है, बस ये फर्क है। पहले बताओ बात समझ आ रही है? तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अगर एग्जामिनर पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब भी मैं शेयर इशू करूंगा तो उसके ऊपर आने वाली इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होगी? नेट हो जाएगी। कहां पे? सरप्लस में, यानी या तो शेयर प्रीमियम में या तो रिटेन अर्निंग में। बात क्लियर है? पक्की बात है? चलें इसको कॉपी कर लें जल्दी से, इसको ऊपर कर लेता हूं मैं। सर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके पास जब रिटेन अर्निंग नहीं होगा तो प्रीमियम तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी। कंपनी, हाँ वही कह रहा हूँ ना, कंपनी का अगर पहला साल है तो कंपनी क्या करती है? शेयर कैपिटल इंजेक्ट करती है ना, तो क्या होता है? कैश जब है शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर उस पर भी कोई ब्रोकर को आपने चार्जेस दिए हैं इशुएंस के ऊपर तो वो रिटेन अर्निंग को नेगेटिव कर देगा, आपकी लॉस बुक हो जाएगा ना। पर प्रॉफिट एंड लॉस से होगा या डायरेक्टली इक्विटी में? आप फिर जब कुछ कमाओगे तो वो उसको खुद ही पॉजिटिव कर देगा। सही है? डिस्काउंट पे मतलब नहीं, डिस्काउंट का तो हेड अलग खुलता है ना फिर। यानी अगर आपने बचपन की अकाउंटिंग की हो, अगर शेयर डिस्काउंट पे इशू हो तो 10 रुपये से कैपिटल आता है, बाकी एक नेगेटिव अकाउंट खुल जाता है इक्विटी में, डिस्काउंट ऑन शेयर्स पर। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, हम तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं। सही है ना? वो तो एनी केस पे रिटेन अर्निंग में जाएगी उस केस में भी, क्योंकि आपके पास सरप्लस इक्विटी है ही नहीं, तो पहले वो कम करते। ये हो गया कॉपी यहां तक? अच्छा इसकी एक क्यूमुलेटिव एंट्री भी बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। कैश को आप लेके आए, जल्दी से मुझे बताएं 24 into 10,000 कितना आ गया?
शेयर कैपिटल तो पार वैल्यू से ही आएगा ना। शेयर प्रीमियम कितना, तो ये सर ये 5,000 रुपये कम क्यों हो गया? ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली नेट हो गया। अगर मैं पहले एंट्री ये बनाता तो कंफ्यूज रहते। अब मैंने कहा सिंपल बोलो ना, पैसे इतने हैं, उसको हिस्सा तो 10 के हिसाब से ही दूंगा, बाकी प्रीमियम की कमी है, क्योंकि जो प्रीमियम मैं ले सकता था वो मुझे नहीं मिला। क्यों, किस वजह से? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। तो मैं अलग से एंट्री बना के नेट कर दूं, डायरेक्टली कर दूं, बात एक ही है। सही है, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप। स्क्रॉल करूं उसको, ये देख लें। हाँ जानी, डन। चलें, अच्छा अब एक चीज़ मेरे खाली उसमें थी कि एक सवाल तुम्हें प्रैक्टिस कराया जाए। विजिबल है स्क्रीन? सर होमवर्क क्वेश्चन प्लीज सजेस्टेड सोल्यूशन नहीं है उसका, उसको भी डिस्कस कर ले। मैं आज आपको उसकी वीडियो भी दे दूंगा, मैं खुद भी डिस्कस कर लूँगा, यानी कोई मसले वाली बात नहीं है। होमवर्क आपको पूरा प्रॉपर मिलेगा ना। होमवर्क का सोल्यूशन नहीं दिया था उसने, यार अजीब बेवकूफ़ आदमी है। मैं आज आपको खुद बना के दूंगा, वीडियो सोल्यूशन के साथ दे दूंगा। सही है अली, क्लियर है? वो मेरी जिम्मेदारी, आज तुम्हें मिल जाएगा। सही है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम्हें मिलेगा, अल्लाह की कसम मिल जाएगा तुम्हें। सही है, इधर ये देखो, पहले ये करके दिखाओ मुझे जल्दी से। सौले ने कहा था वो बीमार है। अच्छा, तो हम बिला जो गुस्सा कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा असिस्टेंट अभी मैं एक और वो ऑडिट वाले पे ना। हाँ वो भी है, और एक और भी अभी मैं ऐड करूँगा, वो ईवा इस्लामाबाद का है, उसको मैं डालूँगा। तो वो मेरे ख्याल से चेकिंग्स अब इतनी हो गई है ना, वो पूरी नहीं हो पाती 500 लोगों की, तो उसके लिए एक और। चलें, नहीं सिर्फ इशू है। इशू है। यही तो गेम है। पहली बार मैंने बोला ऐसा सवाल करा देता हूँ, मुझे याद आया। सोचें सोचें। थोड़ा टेंशन होना चाहिए ना तुम लोगों को।
अच्छा, बल्कि पहले उसको आप उससे करें, इन्वेस्टर से, क्योंकि जो मैंने IRR दिया हुआ है ना वो इसमें मुझे याद आया वो इन्वेस्टर का है, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर से करें। हसीब, अली, माहीन, अरूबा, ये इससे, हाँ, इन्वेस्टर से। अच्छा वो मैंने एक बार रीकैल कर लिया। मुझे लगता है आप लोग ये कर रहे होगे कि सिर्फ इंटरेस्ट बुक कर रहे होगे और आगे लेके जा रहे होगे, ऐसा कर रहे हो? ऐसा नहीं कर रहे। देखो ये तभी मैंने जानबूझ के कराया, आया नहीं है आज तक एग्ज़ाम के अंदर। इसको हम कहते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ भाई क्या लिखा भाई ये, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। अच्छा, ज़ीरो कूपन का मतलब होता है आपको कोई कूपन नहीं मिलेगा, आज आप सस्ता खरीदें बाद में एक पैसे मिल जाएंगे। तो इसकी सिंपल जो बचपन में अकाउंटिंग करते थे S=P के फॉर्मूले से, कि प्रेजेंट वैल्यू मुझे पता है, आगे वैल्यू क्या होगी, उन दोनों का रेट मैंने निकाला हुआ है। ये इफेक्टिव कमाई यही है मेरी 3 सालों की, यानी कमा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है, पर मेरा कैश फ्लो हर साल नहीं आ रहा। कब मिलेगा? एंड में। ये जब आप अभी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना तो आपको एक बात समझ आएगी कि हम जब गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स खरीदते हैं, टी बिल्स जिसको हम कहते हैं, कौन से बिल्स? टी बिल्स। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रेजरी बिल इशू करती है डिस्काउंट पे, अब बोलती है मैं कोई कूपन नहीं दूंगी उस पर, आपको 1 साल बाद इतने पैसे मिलेंगे। तो मैं बोलूँगा आज मुझे पैसे ले रहे हो, 1 साल बाद मिलेंगे, तो मुझे क्या फ़ायदा? बोलेगा नहीं भाई आज मैं आपको डिस्काउंट पे इशू कर रही हूँ। तो इस केस में भी किस पे इशू हुआ है? डिस्काउंट पे। बात समझ आई? तो आज मैं डिस्काउंट पे इशूएंस पे परचेज कर रहा हूँ, मुझे आगे पैसे मिलेंगे ज़्यादा। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम ज़ीरो कूपन कहते हैं, कि अगर एग्जाम में हाईली लाइकली है कि इस बार ये आ सकता है क्योंकि आज तक उसने पूछा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो कूपन का मतलब ये है कि कोई कूपन नहीं आएगा। तो फ़ायदा ये है कि आज मैं सस्ता खरीदूंगा, आगे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो मैं इनकम बुक करता रहूँगा और आगे अपने पैसे वापस ले आऊँगा। क्लैरिटी है? तो इस केस के अंदर मुझे आप एक बात बताएं, हमने कहा ये कॉन्सेप्ट भी ख़त्म करें आज। फेस वैल्यू कितनी है? हाँ जी, 100 इंटू 1 लाख कितना आ गया? 10 मिलियन। ओके, डिस्काउंट है 8 इंटू 100,000, 8 लाख। ये कितना आ गया? 9.2 मिलियन। अच्छा, फिर आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है, वो कितनी है? तो आई थिंक 9.2 मिलियन का 230 ऐड करो उसको, 943 यही है, 9430,000 यही है। अच्छा, ये आपने डे 1 पे कहा होगा कि इन्वेस्टमेंट हो गई डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट। 9430,000 आज आपके इतने पैसे फंस गए, पर ऑब्वियसली
आप जब आगे जाएंगे तो आपको मिलेंगे इतने, जो इसका बीच का जो मार्जिनल गैप है वो आपकी अर्निंग है। ऐसा ही है ना, जो आप कितने सालों में रिकॉर्ड करेंगे, 3 सालों में, तो उसका रेट हमने कितना निकाला है, वो ये रहा। तो सिर्फ ये तुम्हें समझाने के लिए कि जीरो कूपन पे भी सवाल आ सकता है। मैंने ऐसी हरकत एक क्विज में की थी जिसमें एक कूपन मिस किया था, याद है? एक था ना क्विज जिसमें 1 साल का कूपन नहीं था, आगे से चल रहे थे, तो वो एक कूपन के वक्त में आपने ग्रो करवाया था ना, तो वो भी तो यही है। उसमें कुछ कूपन ज़्यादा थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो ये देखो, बंदे को एक सेंस तो होता है, बट वो जब अनयूजुअल चीज़ आती है तो पेपर में बोलता है यार ये क्या आ गया, समझ ही नहीं आ रहा। अब देखो, अब एक ग्रिप तो आई ना कि यार सिर्फ ग्रो होगा और इनकम बुक होगी, पैसे आखिर में आ जाएंगे। तो मैं सालाना एंट्रीज क्या बनाऊंगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम, ये ग्रो हो रहा है और ग्रो होते 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 पैसे मिल जाएंगे। इशूअर के लिए उल्टा है, उसको आज पैसे मिलेंगे कम, उसको पैसे देने, तो उसकी कॉस्ट होगी मेरी इनकम होगी। बात क्लियर है? चलें जी, तो हमने ये कहा हम ज़रा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये अमाउंट ले आते हैं यहाँ से, इसके ऊपर लगाएं इंटरेस्ट 1 पॉइंट जो भी आपका परसेंटेज आता है 9756, यही आता है। इसकी एंट्री आप बनाएंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कैश का कॉलम जीरो क्यों है, जल्दी बताओ? क्योंकि आप बोलेंगे सर जीरो कूपन है, कूपन कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है मैं कमा नहीं रहा हूँ, कमा रहे हैं, बट मिलेंगे आखिर में पैसे। आज पैसे कम दे रहा हूँ, आगे मिलेंगे ज़्यादा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सही है? कोई सवाल है जी? सर हम कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर हमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा, कहीं पे हम इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे हमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा, तो ये हटा दो, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं है, दोनों हटा दिए। ठीक है। फिर इसके बाद क्या फ़ायदा है जीरो कूपन का, अगर वहाँ पर invest- नहीं तो फिर मैं पागल हूँ, इन्वेस्ट करूँगा? तो वही तो पूछ, नहीं, तो जीरो कूपन अप्लाई तब होता है जब आपको डिस्काउंट मिले। अच्छा वैसे नहीं होगा। हाँ, वैसे तो नहीं है ना, आप बोलेंगे सर मैं आपको 105 दे रही हूँ, सही है, और आप मुझे 100 रुपये वापस करना और बदले में इंटरेस्ट भी नहीं देना, हम भी वही पूछना चाहिए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो फिर चैरिटी होगी ना आपकी तरफ से, सही है? ऐसा फ़ायदा ही नहीं है ना। मतलब आप ऐसे, अगर आपके पास इतने सारे पैसे भी आ जाए तब भी आप ये नहीं सोच सकती कि आप 105 रुपये किसी को दें और आप उसको बोलें, या तो यूँ भी नहीं करें, 100 रुपये किसी को दें, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, और आप उसको बोले 3 साल बाद मुझे 100 दे देना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट भी हमने बात नहीं की, पाप है उसको बोलना, क्योंकि ऐसा एप्लीकेबल मार्केट में है ही नहीं। सही है? अच्छा, एक और बात बताओ, हमने तो ये सीखा हुआ ना, जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट और डिस्काउंट वगैरह नहीं हो अगर, और सिर्फ कूपन है, तो आपका IRR और कूपन सेम होता है। क्लैरिटी है? तो भाई देखो, समरी दे चुका हूँ, जैसे ही हम क्लास से बाहर निकलेंगे आपको वीडियो समरी भी मिल जाएगी IFRS 9 की। तो IFRS 9 की वो पेपर वाली समरी भी हो गई, वीडियो समरी अभी भेज रहा हूँ, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अगली क्लास से थोड़ा सा फ्रेश होकर आना, बड़े मज़े का टॉपिक है लीजेस। 18 से 20 नंबर का सवाल मैंडेटरी आता है, सही है ना? डेडली इसलिए क्योंकि उसमें मैथ्स बहुत है। ये मैं भूल जाऊँगा कि तुम लोगों को मैथ्स आती है, जो कि मुझे पता नहीं आती, सही है ना? तो हम ऑल टुगेदर जीरो से, स्क्रैच से इसको शुरू करेंगे, सही है जी? तो बिल्कुल हम अच्छे से लेके चलेंगे उसको, बाकी स्टैंडर्ड से लिंक करेंगे और फिर इंशाल्लाह उसको रिजल्ट आने से पहले ख़त्म करेंगे। सही है? चलें, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।